अ, रंगधारा समूह की एक रंगधारा समूह की 180वीं गोष्ठी में आप सबों का स्वागत है। मित्रों, अभी 22 अगस्त को परसाई जी की 101वीं जयंती थी। इसी उपलक्ष्य में व्यंगधारा समूह में विगत एक सप्ताह से परसाई जी की कुछ रचनाओं को विमर्श हेतु रखा गया। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक 6 रचनाएं रखी गईं एवं बृहस्पतिवार 21 तारीख को विमर्श रखा गया था, जिसका विषय था मेरी नजर में परसाई। और आज की यह जो गोष्ठी है, आज की इस गोष्ठी का विषय है व्यक्ति और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, कुछ अनछुए पहलू। व्यंगधारा समूह पहले भी हरिशंकर परसाई जी पर केंद्रित परसाई पुनर्पाठ एवं उनकी व्यंग्य रचनाओं की रिकॉर्डिंग आदि का कार्यक्रम आयोजित कर चुका है विगत वर्षों में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज परसाई जी की रचना धर्मिता और उनके व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर समूह में विमर्श होगा। आज का जो विषय है, मैं पुनः विषय को रिपीट कर देता हूं। व्यक्ति और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, कुछ अनछुए पहलू। इस विषय पर हमारे समूह के समूह में तीन विद्वान इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्री अश्विनी कुमार दुबे, श्री रमेश सैनी एवं श्री सेवाराम त्रिपाठी, आदरणीय सेवाराम त्रिपाठी। अनुरोध रहेगा कि आप सब अपनी बात 15 से 20 मिनट में रखें। फिर अगर समय बचता है तो समूह के अन्य सदस्यों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी बात रखें। किन्हीं सदस्य का अगर कुछ विद्वान वक्ताओं से कुछ प्रश्न हो तो वह इनबॉक्स में रख सकते हैं, जिन्हें हम बाद में विद्वान वक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि वह उसका उत्तर दें। तो मैं अपनी बात को अधिक विस्तार नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे समूह के, शायद समूह में नहीं, अश्विनी दुबे सर शायद समूह में नहीं है, तो लेकिन हमसे कई बार पहले भी वे जुड़ चुके हैं, श्री अश्विनी कुमार दुबे सर को। श्री अश्विनी कुमार दुबे को का नाम जब भी आता है तो मुझे एक बात स्मरण होती है कि मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो घर में मेरी कुछ पत्रिकाएं आती थी। माता पिता को पढ़ने की आदत थी, कादम्बनी, शारिका, जिससे मुझे यह आदत लगी। तो मैंने स्कूल के दिनों से ही उनकी रचनाओं को कादम्बनी आदि पत्रिकाओं में देखा है। वैसे तो वह 1970 से साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजनरत रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही जो 90 दशक में शोध किया था, उनका शोध का विषय था 90 दशक में हिंदी व्यंग्य साहित्य का मूल्यांकन। उनके अब तक 15 व्यंग्य संग्रह आ चुके हैं। भारतेंदु पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से वह नवाजे जा चुके हैं और उनको सुनना हमेशा से हमें प्रिय रहा है। आज फिर उनसे अनुरोध है कि परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी के कुछ अनछुए पहलू से हमारा वो साक्षात्कार करवाएं। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं श्री अश्विनी कुमार दुबे सर को। सर, अश्विनी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद। हाँ, अब आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ मित्रों, नमस्कार। आज अपने प्रिय व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी पर बातचीत करने का सुयोग बना है और मैं उनको बहुत आदरपूर्वक याद करता हूँ और अपने पुराने दिनों में चला जाता हूँ, जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ा करता था। 1970 में मैं मैहर से हायर सेकेंडरी पास करके सतना डिग्री कॉलेज में आया और सतना डिग्री कॉलेज में मैं साइंस में बीएससी कर रहा था और सामान्य हिंदी का एक पीरियड होता था जिसे कमला प्रसाद जी पांडे लिया करते थे और इस तरीके से कमला प्रसाद जी पांडे से मेरा परिचय हुआ। तो कमला प्रसाद जी पांडे के साथ कई बार मुझे जबलपुर जाना हुआ और परसाई जी से मेरी मुलाकातें हुई। उसके बाद मैं अकेले भी कई बार जबलपुर गया और परसाई जी से मुलाकातें हुई। तो मैं परसाई जी को अपनी रचनाएं दिखाता था और एक जो युवा लेखक का उत्साह होता है, वैसा उत्साह
कई बार मैंने उनको, तब तक मैं धर्मियों का आदमी, छपने लगा था और उन्हें बड़े उत्साह से अपनी रचनाएं दिखाया करता था। परंतु उन्होंने मेरी रचनाओं को देख के कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिससे मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। फिर मैंने कई मुलाकातों में इस बात को दोहराया कि परसाई जी कुछ देखिए, मुझे बताइए। तो बहुत ठहर कर, बहुत गंभीर स्वर में वे बोले कि मुझे तुम्हारी रचनाएं देखकर उतनी खुशी नहीं होगी जितनी तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन की मार्कशीट देख के होगी। आज मैं ये बात याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वे कितने जिम्मेदार और सजग लेखक थे, जो उस समय उन्होंने कहा कि तुम अभी पढ़ो, अपना करियर बनाओ, जीवन में आगे बढ़ो, लिखने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। आज जब मैं इस बात को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही समय पर मेरे को संभाला। उसी समय की एक घटना और मुझे याद है कि हम कई लेखक उनके पास मिलने के लिए गए, उनके पास बैठे हुए थे और वे बड़े उत्साह से बोले कि देखो, ये धर्मवीर भारती जैसे संपादक नई पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। एक आध दो रचना किसी की धर्मियों में छप गई, फिर वो फूला फूला फिरता है, मानो उसकी मौत हो गई। ये युवा लेखन अंक क्या होता है, ये महिला लेखन अंक क्या होता है? अरे लेखन सिर्फ लेखन होता है, और धर्मवीर भारती जैसे लोगों ने लेखन को ग्लैमराइज कर दिया, एक बाजारू बना दिया। उसमें जो गहन चिंतन और एक संवेदना होनी चाहिए वह लगातार गायब होती जा रही है। और लेखन एक जिम्मेदारी का काम है, इसलिए तुम लोग जब भी लिखो तो जिम्मेदारी पूर्वक लिखो कि हम एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सिर्फ छपने के लिए किसी रंगीन पत्रिका में अपनी फोटो आ जाए, इसके लिए नहीं लिख रहे हैं। फिर उनके इन वाक्यों को जब मैं आज याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि सचमुच वे कितने जिम्मेदार, कितने सजग और कितने पथ प्रदर्शक लेखक थे, जिन्होंने हमको सही समय पर संभाला और हम इस तरीके से अपनी रचना धर्मिता को निभा पाए। आगे उनसे मेरी कई मुलाकातें हुई। एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन विदिशा में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसमें जगजीवन राम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। देश भर के सारे बड़े लेखक वहां आए हुए थे, बहुत बड़ा मंच था। मैंने परसाई जी से निवेदन किया, परसाई जी मुझे इस कार्यक्रम में कुछ बोलना है। कमला प्रसाद पांडे जी ने मेरे नाम की सिफारिश की और उतने बड़े मंच से परसाई जी ने मुझे वहां प्रस्तुत किया और मैंने वहां पर अपना वक्तव्य दिया। तो मैं इस तरीके से ये महसूस करता था कि वे प्रतिभा को पहचानते हैं और पहचानने के बाद उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और उनकी ईमानदारी, उनकी अखड़ता और रचना के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है, वो मैं विशेष रूप से उन्हीं में देखता हूँ। वसुधा का संपादन किया उन्होंने, वसुधा के पुराने अंक उठा के देख लीजिए, तो उसमें ये लगता है कि एक जिम्मेदार संपादक कैसा होता है, जो अपने समय और समाज के प्रति किस तरीके से उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। ये उस पत्रिका के संपादकीय पढ़ के या उस पत्रिका का पूरा क्लेवर देख के आप जान सकते हैं कि वे एक कितने जिम्मेदार संपादक थे उस समय में, जबकि साहित्य को एक ग्लैमर का रूप दिया जा रहा था। बहुत सारी पत्रिकाएं, रंगीन पत्रिकाएं जिस तरह का साहित्य छाप रही थी, उस समय उन्होंने वसुधा निकाल करके एक साहित्यकार को और लेखक को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। और अक्खड़पन इतना कि कुछ पूछो मत। मुझे जो उनकी एक बात सबसे ज्यादा अपील करती है उनके जीवन की, उस समय मैं जितने बड़े लेखकों को देख रहा था, पढ़ रहा था, वे सब अपने परिवार के प्रति प्रायः गैर जिम्मेदार थे। परसाई जी ने अपना परिवार तो बनाया नहीं, परंतु अपने बहन के परिवार को पूरे जीवन भर पाला। यह बहुत बड़ी बात है। अपनी विधवा बहन और उसकी संतानों को पूरे जिम्मेदारी पूर्वक, ये जीवन के प्रति उनकी आस्था और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा, ऐसा मतलब मैंने पहली बार देखा कि एक ऐसा लेखक जिसके स्वयं अपनी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी नौकरी छूट चुकी थी, लिखकर ही कमा रहे थे और अपने साथ
अपने बहन का परिवार उसको जिम्मेदारी पूर्वक पाल रहे थे। ये बात उस समय मुझे बहुत अपील की और आज भी मैं जब इस बात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को पाला होगा, कैसे उन्होंने अपनी बहन के बच्चों को आगे बढ़ाया होगा। और इस तरीके से मतलब बिना नौकरी करते हुए, सिर्फ कलम की मजदूरी करते हुए, न वे कभी झुके, न कभी टूटे, न उन्होंने कोई समझौता किया और अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहे। यह बात मुझे बहुत अपील करती है। मजे की बात ये देखिए कि उस समय उनके कई मित्रों ने उनके अवसर लूटे। लगभग तय हो चुका था, एक समय की बात है कि परसाई जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाना है, लगभग तय हो चुका था। लेकिन ऐन मौके पर परसाई जी राज्यसभा के सदस्य नहीं बनाए गए और श्रीकांत वर्मा जो उनके मित्र थे वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। उसके बाद भी श्रीकांत वर्मा से उनका स्नेह बना रहा। कहने का तात्पर्य मेरा ये कि उन्होंने कभी इस तरीके से किसी के अवसरों में वो आड़े नहीं आए और भले ही उनके अवसरों में लोग आड़े आए हों और उन्हें पीछे धकेल दिया हो, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वे इतने अक्खड़ व्यक्ति थे कि यदि उनका कोई विरोध करे तो जमकर जवाब देते थे। उन दिनों धर्मयुग में एक लेख छपा, साहित्य में बैताल, सीधा परसाई पर था। उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक लेख छपा, पूर्व गृह पत्रिका निकल रही थी, उसमें वो छप रहे थे। ये कहा गया कि मध्य प्रदेश के कुछ लेखक तो बिक गए। उसका जवाब उन्होंने ब्लिट्ज में दिया और बहुत शानदार लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आलू टमाटर तो फुटकर फुटकर बिकते हैं, बहुत सारे लोग कद्दू की तरह होते हैं जो काट काट के बेचे जाते हैं और उन्हें अपने कद्दू होने पर गर्व होता है। बहुत शानदार लेख था, उस लेख की बहुत चर्चा हुई। तो कहने का तात्पर्य ये कि जानबूझकर वो किसी को नहीं छेड़ते थे, लेकिन यदि उन्हें किसी ने छेड़ दिया तो वे फिर उसकी बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहते थे। उनके जीवन के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उनका आत्मसम्मान, उनकी अस्मिता उभर कर आती है। रोते हैं हंसते हैं, उनकी किताब छपी, 1.5 रुपए मूल्य था, खुद उसको बेचते थे। मायाराम सुरजन को एक प्रति दी, 1.5 रुपया मांगा, मायाराम सुरजन ने 2 का नोट निकाल के उनको दे दिया। उन्होंने किताब पर लिखा, मायाराम सुरजन को 1.5 रुपए में सप्रेम भेंट, 1.5 रुपए में सप्रेम भेंट। तो मायाराम सुरजन ने कहा, अठन्नी तो दे दो। बोले, जो उसमें किताब तो दी, जो सप्रेम लिखा हुआ है उसकी भी तो कोई कीमत है, अठन्नी उसी की समझ लो। मतलब 2 रुपए उन्होंने रख लिए और किताब पर लिखा 1.5 रुपए में सप्रेम भेंट। तो कहने का तात्पर्य ये कि कई जगह पर उनका ऐसा जो विनोदी स्वभाव था और विनोदी स्वभाव के बीच में जो आत्मीयता थी वो बहुत झलक कर आती थी। एक और हिंदी साहित्य सम्मेलन का ही बड़ा मधुर संस्मरण है, बहुत मधुर संस्मरण है। परसाई जी के सभी लोग उन पर विश्वास करते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के मुद्रणालय में कर्मचारियों में हड़ताल हुई। वहाँ के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर गए और अधिकारी जो थे उनके बीच में काफी विवाद था। बाहर से कमेटी बुलाई गई, उस कमेटी में परसाई जी भी थे। लोगों से कहा गया, कर्मचारियों से और अधिकारियों से, कि आप अपने अपने प्रतिनिधि का नाम कागज पर लिख कर दे दो, जो आपकी तरफ से बोलेंगे आपका पक्ष रखें। आप आश्चर्य करेंगे, जब वो कागज के पुर्चे खोले तो दोनों ओर से परसाई का नाम आया। कर्मचारियों ने लिखा कि मेरी तरफ से परसाई जी बोलेंगे और अधिकारियों ने कहा कि मेरी तरफ से परसाई जी बोलेंगे। मतलब कर्मचारियों का तो भरोसा था ही, मुद्रणालय के अधिकारियों का भी परसाई पर भरोसा था। बाद में परसाई जी की पहल पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला हुआ। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि वे हमेशा सामान्य जन के प्रति, संघर्षशील व्यक्तियों के प्रति, कर्मठ लोगों के प्रति बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबद्ध रहे। यह प्रतिबद्धता उनकी जीवन भर चलती रही और लेखन में भी चलती रही। और उनके व्यक्तित्व को यदि समझना है तो उनकी 2 किताबें जरूर पढ़ी जानी चाहिए मेरे अनुसार। पहली किताब है जाने पहचाने लोग, संस्मरण की किताब है। आजकल तो जो संस्मरण लिखे जाते हैं, यदि कोई लेखक कह दे कि मैं संस्मरण लिख रहा हूं तो उसके आसपास के मित्र डर जाते हैं कि पता नहीं अपने संस्मरणों में किसकी बखिया उधेड़ेगा।
और अमूमन आजकल आप संस्मरण पढ़ लीजिए, संस्मरण की किताबों में होता क्या है, सिर्फ झूठे सच्चे किस्से, एक दूसरे को नीचा दिखाने का तरीका, यही संस्मरणों में लिखा जाता है। परसाई जी की वो किताब पढ़ते हैं आप, जाने पहचाने लोग, उसमें जो संस्मरण है वो बहुत ही प्यारे संस्मरण है। आसपास के लोगों के संस्मरण, मूंगफली बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, शिक्षक, छोटे छोटे जो उनके मित्र थे। एक डॉक्टर मेढेकर का उसमें बहुत अद्भुत संस्मरण है, जिसने पोस्टमैनों की जब हड़ताल हुई थी तो उस हड़ताल को रुकवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था। तो परसाई जी डॉक्टर साहब के पास गए कि यार इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो। डॉक्टर साहब ने दे दिया परसाई जी के कहने से। बाद में डॉक्टर साहब की इंक्वायरी हुई कि 12 पोस्टमैन एक साथ एक दिन आपके हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हुए। परसाई जी ने उसका जवाब दिया कि आप ये देखिए कि ये जो डॉक्टर है इन पोस्टमैनों से क्या रिश्वत लेगा, क्या पैसे लेगा। ये मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो इनकी नौकरी बचाने का है। परसाई जी के इस जवाब पर वो उनके ऊपर जो डी आई हुई थी वो बर्खास्त हो गई और डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो बरकरार रहा। ऐसे अद्भुत संस्मरण उन्होंने जाने पहचाने लोग में लिखे। तो वो किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए, जिससे पता चलता है कि वो उनके अपने आसपास के लोगों से, अपने निकट के लोगों से कितने आत्मीय संबंध थे। और दूसरी जो किताब मैं पढ़ने की सिफारिश करता हूँ वो जरूर पढ़ी जानी चाहिए। व्यंग तो सब लोग आप पढ़ते ही हैं, सब लोग व्यंग लिखते हैं और परसाई जी से प्रेरित हैं। दूसरी उनकी किताब है पूछिए परसाई से, 2 खंडों में छपी है। उसमें परसाई जी की मेघा, परसाई जी का ज्ञान और परसाई जी का सोच बहुत खुल के, बहुत खुल के, मतलब मेरी परसाई जी की यदि किताबों की लिस्ट में यदि मैं कोई पसंदीदा किताब कहूँ तो पूछिए परसाई से। मतलब व्यंग तो ठीक है हम पढ़ते ही हैं, व्यंग तो मैंने उनकी ग्रंथावली खरीदी और ग्रंथावली को बड़ा आद्योपांत पढ़ा, लेकिन मेरी जो पसंदीदा किताब है वो पूछिए परसाई से। उसमें एक एक प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनकी कैसी पकड़ है और कितना स्पष्ट दृष्टिकोण है उनका और कितनी सामाजिक प्रतिबद्धता है, और एक छोटे छोटे प्रश्न का वो कितना गंभीर उत्तर देते हैं। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो उस किताब में पूरी तरह उभर के आता है। तो मित्रों मैं चाहूंगा कि आज हम परसाई को याद करते हुए, उनकी परंपरा, निराला और प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं, कलम की मजदूरी करके उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, कभी समझौता नहीं किया, कभी झुके नहीं, कभी टूटे नहीं, और हमेशा समाज के प्रति, समाज के आखिरी आदमी के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यह उनके जीवन का कहना चाहिए सबसे बड़ा योगदान या जो है उनके आदर्श जो उन्होंने स्थापित किया, जो आज देखने को दुर्लभ है। ऐसे समय में जब परसाई जी को मैं याद करता हूँ तो मेरा हृदय जो है आह्लादित हो जाता है। मैं बिल्कुल उनको क्या कहना चाहिए, किस तरीके से मैं याद करता हूँ। मैं एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श लेखक के रूप में, एक प्रतिबद्ध लेखक के रूप में याद करता हूँ। बस इतनी ही बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय अश्विनी कुमार दुबे सर। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन से परसाई जी को आपने कितनी नजदीक से देखा, उनके कुछ अनछुए पहलू, पारिवारिक, उनका खुद का तो परिवार नहीं था कि बहन, लेकिन बहन के परिवार के प्रति जो उनका जो समर्पण था, इन सब बातों को आपने बहुत विस्तार से रखा। कुछ पुस्तकों की भी आपने चर्चा की जिन्हें मैंने नोट किया, और मुझे लगता है कि व्यंग के प्रत्येक विद्यार्थी को यह पढ़ना चाहिए। पर इन गोष्ठियों का यह टेक अवे है, मैं हिंदी में मुझसे अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, टेक अवे जो होता है कि इन गोष्ठियों से क्या मिला। तो मुझे लगता है कि मैं व्यंगधारा समूह की गोष्ठी में जब भी बैठता हूँ तो विद्वान वक्ता जो भी बोलते हैं खुद भी नोट कर लेता हूँ। वही प्रयास करूंगा कि आपने जिन पुस्तकों को कहा उसे जरूर पढूं। और आपका पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज मैं सर जब बायोडाटा देख रहा था और आपने जब परसाई जी के बारे में बोला तो बहुत सारी चीजें कॉमन हुई। मैंने आपके बारे में एक लाइन लिखा तो मैं जो पहले नहीं बोल पाया, मुझे लगा कि आप अभियंत्रण एवं साहित्य के समुच्चय हैं। आपने अभियंत्रण किया और साहित्य में जिस तरह से आए, और आपके जैसे व्यक्ति जो अभियंत्रण को ही इतना ही समर्पित, हमारे समूह में अरुण अर्णव खरे सर भी हैं और भी 1-2 लोग भी हैं, कि एक और विज्ञान और दूसरे और साहित्य, दोनों दो ध्रुव, और दोनों को आपने इस खूबसूरती से साधा। आपको तो बचपन से ही पढ़ते आ रहा हूं। आपके महत्वपूर्ण उद्गार के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर।
व्यंगधारा के पटल पर सर आप पुनः पुनः आते रहें और आपकी बातों से हम लाभान्वित होते रहें। आपका बहुत बहुत आभार सर। मित्रों, विमर्श को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस समूह के हमारे एडमिन रमेश सैनी सर को आमंत्रित करूंगा। इस व्यंगधारा समूह को खड़ा करने में, इसका निर्माण करने में रमेश द्वय सर का बहुत कड़ा योगदान रहा है। एक सर बहुत ही कोमल हैं और एक रमेश तिवारी सर उतने ही कठोर हैं। तो अपनी कठोरता से व्यंगधारा समूह में एक पत्ता भी इधर से उधर हिलने नहीं देते हैं वो रमेश तिवारी सर। और दूसरे हैं हमारे रमेश सैनी सर। कई बार रमेश सैनी सर तकनीक में उलझ जाते हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई को इन्होंने भी बहुत नजदीक से देखा है। इनका जो पहला व्यंग संग्रह था मेरे आसपास, जो 16 अप्रैल 1980 को मित्र संघ के तत्वाधान में जिसका विमोचन हुआ था, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हरिशंकर परसाई ने। उसके मुख्य अतिथि थे, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री शंकर पुनतांबेकर। मित्रों, सैनी जी के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं एक दो पंक्तियां मेरी समझ में आती हैं कि परसाई जी हमारे सामने शिक्षक बनकर आते हैं, शरद जोशी जी नागरिक बनकर आते हैं, और रमेश सैनी जो व्यंग को जीवन की श्रेष्ठ आलोचना मानते हैं, यह हमारे सामने मित्र बनकर आते हैं। मैं जबलपुर में भी जाकर इनसे मिल चुका हूं तथा व्यंगधारा के बहुत सारे जो गोष्ठियों में इनसे मिला, इनको सीखा, इनसे व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की है। इनकी रचनाओं से गुजरते हुए, रमेश सैनी जी की रचनाओं से गुजरते हुए इनका जो कटाक्षपूर्ण लेखन है उसको समझा जाता है। सिर्फ राजनीति तक यह स्वयं को सीमित नहीं करते हैं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से, छोटी छोटी चीजों से यह विसंगतियां ढूंढ कर निकालते हैं। तभी तो हरिशंकर परसाई ने इनके बारे में, इनके रचना कर्म के बारे में कहा था कि इनकी रचनाओं में शाब्दिक विश्वसनीयता आती है। यह हरिशंकर परसाई का कथन है श्री रमेश सैनी के बारे में। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय रमेश सैनी सर को आमंत्रित करता हूं कि हरिशंकर परसाई सर के जीवन के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं से हमें और अवगत कराएं। स्वागत है श्री रमेश सैनी सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी हमारे आदमी हैं, तो उनके सब चीज बोलने का अधिकार भी है। मैं एक बात, परसाई जी पे जब बातचीत हो रही है तो एक क्षण अभिजीत ने मुझे स्मरण दिला दिया, जो मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो कि मैं आज के उस चीज में बात नहीं करना चाहता था। जब मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ था, परसाई जी विकलांग थे, चल नहीं फिर सकते थे। वो आए थे और कुर्सी में बैठ गए थे और उन्होंने आते ही साथ बोला था कि मैं स्थायी अध्यक्ष हूँ। और शंकर पुनतांबेकर जी भी आए थे और उस गोष्ठी में व्यंग पे इतनी अद्भुत बातचीत हुई थी, इतनी अद्भुत बातचीत करके 40-45 मिनट परसाई जी बोले थे। उस वक्त हमारे पास साधन नहीं थे, ना टेप रिकॉर्डर था, ना मोबाइल की तो कल्पना भी नहीं थी उस समय, कुछ ही नहीं थे, कुछ फोटोग्राफ भर थे। तो वो बात अभी भी मेरे मन में कौंधती है कि काश उस वक्त तकनीक अगर विकसित होती और हमारे पास एक दो स्टेनोग्राफर को बोला था कि आप नोट करिए, किंतु वो लोग भी उस दिन अनुपस्थित हो गए थे। तो स्थिति ये थी कि हम नहीं नोट कर पाए। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। जब हम परसाई जी पर बातचीत करते हैं, परसाई जी के बारे में जानते हैं, परसाई जी के पीछे का जो जीवन है उसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सभी लोगों को कुछ कुछ मालूम है, उनकी तकलीफें, उनके कठिनाई, उनकी जो परेशानी थी, उनका जीवन का अभाव था, वो सब कुछ काफी लोगों को मालूम है, खासकर हमारे साहित्यकार मित्रों को तो मालूम है। उसी से मैं एक, परसाई जी जब गर्दिश के दिन लिखते थे, लिखा था उन्होंने, सारिका में कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन स्तंभ चालू किया था, तो पहला उन्हीं को कहा था कि आप सबसे शुरुआत करिए। उसके बाद कई लोगों ने गर्दिश के दिन लिखे। तो गर्दिश के दिन में उन्होंने लिखा था कि मेरी व्यंग लेखन की शुरुआत कैसे हुई। आप आज हमारे समूह में गर्दिश के दिन पटल पर रचना है, बाद अगर पढ़ ली हो तो ठीक है, नहीं पढ़ ली हो तो बाद में जरूर पढ़िए। उसके मैं 2 पैराग्राफ पढ़ के अपनी बात चालू करूंगा। उसके पहले उनकी जो भी तकलीफ थी उन्होंने बयान कर दी थी, किंतु
जो जिस पहले से मैं अपनी बात कर रहा हूं वो है इन्हीं परिस्थितियों के बीच मेरे भीतर लेखक कैसे जन्मा यह सोचता हूं। पहले अपने दुखों के प्रति सम्मोहन था। अपने को दुखी मानकर मनवाकर आदमी राहत पा भी लेता है। बहुत लोग अपने लिए बेचारा सुनकर संतोष का अनुभव करते हैं। मुझे भी पहले ऐसा लगा, पर मैंने देखा इतने ज्यादा बेचारों में मैं क्या बेचारा, इतने विकट संघर्षों में मेरा क्या संघर्ष। मेरा अनुमान है मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया होगा। दूसरे, इसी में मैंने अपने व्यक्तित्व की रक्षा का रास्ता देखा होगा। तीसरे, अपने को अविविशिष्ट होने से बचाने के लिए मैंने लिखना शुरू किया होगा। यह तब की बात है, मेरा ख्याल है तब ऐसी ही बात होगी। पर जल्दी ही मैं व्यक्तिगत दुख के इस सम्मोहन जाल से निकल गया। मैंने अपने को विस्तार दिया। दुखी और भी दुखी हैं, अन्याय पीड़ित और भी हैं, अन्य शोषित है, मैं उनमें से एक हूं। पर मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूं। यहीं कहीं व्यंग लेखक का जन्म हुआ होगा। मैंने सोचा रोना नहीं है, लड़ना है। जो हथियार हाथ में उसी से लड़ना है। मैंने तब ढंग से इतिहास, समाज, राजनीति और संस्कृति का अध्ययन शुरू किया। साथ ही एक ओघड़ व्यक्तित्व बनाया और बहुत गंभीरता के साथ व्यंग लिखना शुरू किया। मुक्ति अकेले की नहीं होती है, अलग से अपना भला नहीं हो सकता। यह बात से हम महसूस करते हैं कि परसाई जी ने अपना व्यक्तित्व किन संघर्षों के बीच से अपने को बचा रखा, अपने को निखारा, अपने से बात की। परसाई जी को जानने के लिए परसाई जी के जो लिखा हुआ है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसको पढ़ना भी है। किंतु जैसा कि हम सभी कहते हैं, नाटक के पीछे बैक स्टेज में भी बहुत सी चीजें होती हैं जो नाटक से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे ही परसाई जी के जीवन में भी बैक स्टेज में बहुत सी चीजें हुई थी और उसी चीजों से गुजरकर वो परसाई बने। और परसाई जी ने अपने को कभी कम नहीं आंका। वो अपना मूल्यांकन खुद करते रहे। वो कहाँ कितना जरूरी है यह उसका मूल्यांकन बहुत सटीक बैठता था। मैं एक उदाहरण से, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, परसाई जी को वामपंथी विचारधारा का लोग मानते हैं और वो है भी, और इन्होंने बहुत शिद्दत से स्वीकारा और उसके आगे बढ़ते के काम भी किया। किंतु इस विचारधारा के बावजूद भी सन 1952 के आसपास की बात है, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। उस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शशिधर मुखर्जी, कांग्रेस की तरफ से जगदीश राणा अवस्थी जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भवानी प्रसाद तिवारी खड़े हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लोगों ने उस समाजवादी विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है सोचा कि हमें अगर कांग्रेस से जीतना है तो हम दोनों को एक होना पड़ेगा। और उस एक होने के पीछे समाजवादियों, अच्छा मैं आपको बताऊं कि समाजवादी परसाई जी समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनके मित्र भवानी प्रसाद तिवारी थे। उन्होंने तय कर लिया कि हम कांग्रेस के विरुद्ध में दोनों मिलकर लड़ेंगे। पता नहीं क्यों परसाई जी को कुछ ऐसा लगा कि शशिधर मुखर्जी तो बैठ गए, किंतु भवानी प्रसाद तिवारी चुनाव लड़ रहे थे, वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। भवानी प्रसाद तिवारी जी का प्रचार परसाई जी रिक्शा में बैठकर लाउड स्पीकर में प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते वो कम्युनिस्ट पार्टी को की बुराई भी कर रहे थे। कई बातें ऐसी आलोचना की कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को लगा गवारा नहीं हुई। पार्टी लोग, शशिधर मुखर्जी, महेंद्र वाजपेयी जी, ऐसे कई लोग थे। एक दिन महेंद्र वाजपेयी जी उनके पास पहुंचते हैं
जब 1-2 मीटिंग में जब बातचीत हुई, तो क्या जब यह तय हुआ था कि हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी के कोई ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कमजोर है और वो बैठ गया है? कि ऐसा नहीं है। तब प्रसाद जी ने कहा नहीं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं, मैं भवानी प्रसाद तिवारी का प्रचार कर रहा हूँ। भवानी प्रसाद तिवारी बहुत योग्य आदमी है और भवानी प्रसाद तिवारी के साथ ही मिलकर प्रसाद जी ने पहरी निकाला था रामेश्वर प्रसाद गुरु के साथ। तो यह बात जब हो गई, तो महेंद्र वाजपेयी को ये लगा इसके बीच में, महेंद्र वाजपेयी जी चुनाव के बाद उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद कहते हैं, और बहुत सारा लिटरेचर प्रसाद जी को पढ़ने देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का। हावर्ड फर्स्ट की किताबें दी जाती हैं, क्या कहते हैं, पेट्रो की पुस्तकें दी जाती हैं, ग्राहम ग्रीन की पुस्तक द अगली अमेरिका पढ़ने दी जाती है। ऐसी तमाम किताबें उनको पढ़ने दी जाती हैं, वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उनको लगता है कि हाँ, यह विचारधारा एक आम आदमी के साथ है, जीवन के साथ जुड़ी विचारधारा है, इसके साथ मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा लेखन भी जीवन के साथ है। बस फिर क्या था कि फिर क्या हुआ कि बहुत आप सोचिए 52-53 से चलते चलते 63 में जाकर 13-14 साल उनको पूरा अध्ययन करते रहे। 63-64 के आराम में जब महेंद्र वाजपेयी ने उनको दबाव डाला, प्रसाद जी आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाइए, और उन्होंने पर्चा भर दीजिए, पर्चा भर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के रख दिया। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने वह पर्चा वापस ले लिया, और वापस लेने का कारण यह बताया कि जब गोरकी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने हुए वहां के साहित्यकारों के साथ कम्युनिस्ट के सदस्यों के बीच में और पार्टी के द्वारा मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और उन्हें बात कर दी। तो महेंद्र वाजपेयी जी ने बोला कि गोरकी पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं, अभी उन्होंने वापस लिया। तो कि नहीं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हूं बिना सदस्य बने हुए, मैं प्रगतिशील लेखक संघ का काम करूंगा, सब कुछ काम करूंगा। और उसके बाद वो अगुआ भी रहे प्रदेश के बाद। फिर ये 64 के मध्याह्न में, जो 64 के आरंभ की बात है, 64 के मध्याह्न में, मतलब लगभग जुलाई अगस्त के आसपास की बात है, प्रसाद जी से फिर महेंद्र वाजपेयी ने बोला कि आप सदस्य बन जाइए। तो प्रसाद जी का ठीक है, प्रसाद जी ने सदस्यता ले ली, लगभग 3 साल सदस्य रहे। और जब 67 आया तो उन्होंने क्या कहते हैं कि सदस्यता रिन्यू नहीं करवाई और बिना सदस्य के बुलाए। और आपको बताएं, प्रगतिशील लेखक संघ के वो अगुआ रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के समस्त मजदूरी आंदोलन में उनके साथ रहे हैं। और क्या कहते हैं, जितने भी रहे हैं, चाहे वो खमरिया फैक्ट्री का मामला हो, चाहे सांप्रदायिकता का मामला हो, प्रसाद जी हमेशा आगे रहे। उनके साथ में उनके जो साथी थे वो भी साथ रहे, चाहे वो रामशंकर मिश्र हो, हनुमान प्रसाद हो, रामेश्वर गुरु हो, तमाम लोग थे उनके साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने, किंतु अंतिम दिनों तक प्रसाद जी प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़े रहे थे। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रसाद जी ने वो लोभ या अध्यक्षता नहीं, प्रसाद जी ने जीवन को, विचारों को अपने में उतारा है। उसके लिए कोई सदस्यता की जरूरत नहीं है, किसी पद की जरूरत नहीं है। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष था कि प्रसाद जी जब लिख रहे थे तो मक्सिम गोरकी टॉप में थे, और उस टॉप में उन्होंने कभी उनको किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं आई, किसी प्रकार कुछ एक भय भी नहीं आया, एक मिनट भी नहीं सोचा कि जब गोरकी रह सकता तो हरिसिंह प्रसाद बिना सदस्यता लिए पार्टी कौन ही रह सकता है। यह था उनका चुनाव, यह थी उनकी तीव्रता और विचारशीलता और एक आत्मविश्वास।
ऐसे प्रसाद जी इस आत्मविश्वास के साथ ही उन्होंने कई चीज छोड़ी हैं। उन्होंने पद छोड़े हैं, नौकरियां छोड़ी हैं, एक नौकरी नहीं 25 नौकरी छोड़ी हैं, पर छोड़ने पर वो जब छोड़े हैं उससे बढ़कर उभर के सामने आए। एक अद्भुत एक और बात मैं कहूंगा, लोगों को काफी लोगों को पता है, किंतु कुछ बातें अंदर की साथ कम लोगों को पता होगी। प्रसाद जी को एक समय जब था 75-74 का समय था, 8वें दशक का, अशोक वाजपेयी जी संस्कृति मंत्री थे और उस वक्त सुदीप बनर्जी अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में 4 पीठ खोली गई, निराला पीठ, प्रेमचंद पीठ, मुक्तिबोध पीठ और एक पीठ और है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो सागर में, उज्जैन में, रायपुर में और एक जगह और, ऐसे 4 जगह खुली गई थी पीठ। तो 4 पीठ खुल गई, तो सागर पीठ का उनको अध्यक्ष बनाया गया। वो साथ मुक्तिबोध पीठ के नाम से जानी जाती थी उनको। और उस पीठ में बनाने के पीछे सागर विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शिव कुमार श्रीवास्तव, उनके बहुत आत्मीय मित्र थे। उनका बहुत दबाव था कि आप पीठ के अध्यक्ष बन जाइए, इससे आप बनेंगे, छात्रों के बीच में और अध्यापकों के बीच में एक चेतना जागेगी, एक वर्ग जागेगा, और उनके समाज और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। जैसे कि आपका जुड़ना जरूरी है। साथ में कांति कुमार जैन थे। कांति कुमार जैन भी उनके पास आते जाते रहते थे। वो भी कहिए सर जी आप सागर आ जाइए, प्रसाद जी आप सागर आ जाइए। काफी दबाव के बाद प्रसाद जी ने स्वीकार किया कि मैं ठीक सागर आ। वो सागर आ गए और सागर में रहने लगे। उस सागर में उस वक्त प्रसाद जी को 5 या 10 हजार रुपये मासिक हानियम मिलता था। उनको मैं तनख्वाह नहीं कह सकता, हानियम मिलता था। उनके पास 2 टाइपिस्ट थे, एक स्टेनो था, 2 नौकर थे, एक रसोईया था, एक बंगला था और एक अच्छा बढ़िया सुसज्जित वहाँ उनकी जो सुविधा थी वो पूरी सुविधा थी उनके पास। और वो सुविधा के साथ उनका कोई काम नहीं था। शाम को, सुबह जब भी या छुट्टी के दिन छात्र लोग आते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको बताते थे साहित्य के बारे में, ये सब चीजें। जो उनके प्राध्यापक थे विश्वविद्यालय के, वे लोग आते थे, उनसे बातचीत करते, सिर्फ यही काम था। 3-4 महीना बीत गए तो एक बार वो बीमार पड़ गए, प्लेउरेसी हो गई थी। तो उस प्लेउरेसी में उनको वहाँ जाना पड़ा, भोपाल में इलाज किया 15-20 दिन, और उसके बाद फिर वो सागर आ गए। और सागर आने के बाद पता नहीं क्यों बहुत कांति कुमार जैन से बोलते कि यार मुझे जाना है। कांति कुमार जैन लगभग रोज ही आते थे उनके पास सब कुछ। एक दिन उन्होंने तय किया, शिव कुमार श्रीवास्तव जी से भी उन्होंने 1-2 बार आग्रह किया कि शिव मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊँ। तो वो उनको बहला देते थे कि मैं नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों एक दिन उन्होंने कांति कुमार जैन को फोन किया, फोन भी था उस वक्त उनके पास सुविधा के लिए, फोन किया, कांति तुम आ जाओ। कांति कुमार जैन जी क्यों, क्या बात हो गई जी है कि जी अटैची रखो, वो रखो, कुछ सब रख दी, और क्या हम लोग जौलपुर जा रहे हैं। और जो उनके जो साथ कर्मचारी थे, बाबू थे, एक टाइपिस्ट था, टाइपिस्ट से बोला कि ये एक पत्र है, वो यह पत्र को आप शिव कुमार श्रीवास्तव जी को, उप कुलपति को जाके दे आना। सिर्फ वो पत्र इसलिए दिया गया था कि शिव कुमार श्रीवास्तव को दुख ना हो, मित्रता बनी रहे। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ फिर भी। तो क्या हुआ कि ये चल दिए और उन्होंने समय दिया था कि 1 घंटे 2 घंटे बाद देना।
श्रीवास्तव जी कांत कुमार सेन के साथ वो जबलपुर रहते हैं। वो पत्र जाता है और उस पत्र में लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, यह रहा मेरा इस्तीफा। श्रीवास्तव जी ने कुछ नहीं बोला। वो समझते थे कि जो पंछी है इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, उन्मुक्त है, और वो एक दिन जहाँ था आ चला गया। तो कहना का मतलब है कि परसाई जी ने नौकरी छोड़ी और सब कुछ छोड़ा, किंतु यह पद भी छोड़ा। आज इस पद के लिए आज हम 1500 के कितने बड़े लेखक हैं, जितना मैं देखता हूँ कि थोड़ी सी राशि के लिए अपने विचारों से समझौता कर लेते हैं, अपनी आत्मा से समझौता कर लेते हैं। और उन्होंने उतनी बड़ी राशि, 74-75 की बात थी, आप लगा सकते हैं 5 या 10 हजार की कीमत क्या होगी आज के समय में। उस बंगले की कीमत क्या होगी आज के सामने, उसका बंगला क्या होगा, किंतु उसने छोड़ दिया। यह थे परसाई जी। परसाई जी ऐसे नहीं बने, परसाई जी ने बहुत ही छोड़ा है, वो छोड़ कर आगे बढ़े। अभिजीत, अगर समय हो तो भैया मुझे इशारा कर देना। समझे? ठीक है सर, है? ठीक है सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि एक चीज और है, प्रसाद जी के पास मिले जुले लोग, बहुत से लोग आते थे, मिलते थे। एक उनका एक शकुंतला तिवारी थी, वो इनसे प्रेम करते थे और लगभग रोज आते थे। उनके परिवार वाले, उनके बहन सीता, उनके भांजे राजकुमार या प्रकाश या अन्य उनकी भांजियां, सब लोग जानते थे। परसाई जी से बहुत अनुनय विनय की शकुंतला तिवारी जी ने, हम लोग शादी कर लेते हैं। तो तिवारी जी, परसाई जी ने उनसे बोला, नहीं, अभी मेरे पास जवाबदारियां बहुत हैं, मेरे भांजे हैं, मेरी बहनें हैं, सब कुछ है, और कुछ हद तक भाई भी है, जो उनका छोटा वाला भाई गौरीशंकर परसाई जी थे, वो भी है। तो मेरे साथ है, मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। काफी बात भी ये सब चीज चलती रही, किंतु कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में जो सुविधा नहीं चाहता हो, अपना परिवार नहीं चाहता हो, सब। और यह उस समय की बात थी, परसाई जी लेखन से बहुत अच्छी आय हो जाती थी, बढ़िया जीवन चल रहा था, उनके भांजे पढ़ लिख रहे थे, एक मतलब आर्थिक रूप से एक संतुष्टि थी, अभाव नहीं था। और शकुंतला तिवारी भी शिक्षिका थी, वो भी नौकरी कर रही थी। तो जब वो ये सब होती है, बातचीत होती है, किंतु वो मना कर देते कि नहीं, हम नहीं कर सकते। ठीक है। सन 76 में परसाई जी का गिरते हैं और एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद जब उनकी टांग टूट जाती है, उस जबलपुर में इलाज चलता है, मेडिकल कॉलेज में। जबलपुर से मेडिकल कॉलेज के बाद फिर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में इलाज चलता है। दिल्ली से आने के बाद एक दिन शकुंतला तिवारी आती है, कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आज जब इस उम्र में तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें देख रेख की जरूरत है, तुम असहाय हो, एक तरह से विकलांग हो गए हो, तो अब मैं शादी कर लूं। प्रसाद जी को तो अद्भुत था। वो तिवारी जी से कहते हैं कि जब मैं स्वस्थ था, चल फिर सकता था, घूम फिर सकता था, सब कुछ था, जब मैंने तुमसे व्यवहार नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी को चलती है, कुछ भी बात को मैंने व्यवहार नहीं किया, आज मैं ढलती उम्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता, विकलांग हूँ, और जिसको अपना किसी आदमी को अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है, सुखमय जीने का अधिकार है, वो अधिकार मैं तुमसे नहीं छीन सकता, मैं तुम को बंधक नहीं बना सकता।
नहीं मैं, और जैसे हमारे संबंध है वैसे संबंध बने रहेंगे। इसको आप भी स्वीकारो, मैं भी स्वीकार करता हूँ, और इस ढंग से उन्हें बात खत्म कर दी। क्या अद्भुत है। अगर व्यक्ति लालची होता तो सबको मालूम है कि उनके जो भांजे हैं उनका ही परिवार होगा, परिवार अलग हो जाएगा। जैसे कि जीवन की नियति है, तो जीवन साथी ही अंतिम समय तक साथ निभा सकता है। किंतु प्रसाद जी ने उसको नकार दिया कि जब मेरी उम्र थी, जब मैंने विवाह नहीं किया, अब मैं ढलती उम्र में तुमसे सेवा करूँ। और अंत में काफी एक बात और मैं बात कहूंगा प्रसाद जी की दबंगता की। प्रसाद जी को लोग, प्रसाद जी अपने को भी कहते थे, लोग कहते थे कि मैं नहले पे दहला मारता हूं, तो उनको दहलावादी कहते थे। एक अद्भुत वाक्य है। एक प्रकाशक ने कहानी संग्रह छापने की प्रस्ताव रखा। प्रसाद जी कहानी संग्रह छापने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सबसे कहानियां मंगवाई। पांडे बेचन शर्मा योग्र से भी कहानी मंगवाई, उसकी माँ, जो बहुत चर्चित कहानी है। और उन्होंने उस पर बोला कि जिनकी कहानी छप जाएगी उनको प्रकाशक की ओर से 100 रुपए दिए जाएंगे। पांडे बेचन शर्मा ने कहानी भेज दी, और भेजने के बाद किसी वजह से वह संग्रह प्रकाशक नहीं छाप सका और नहीं छपा। काफी 2-3 साल के बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र का एक पत्र आया। उसमें ढेर सारी गालियां लिखी हुई, साले, कमीने, कुत्ते, कम, ये सब लिखा हुआ। और लिखते कि तुम साले पुस्तक छाप कर उसको पाठ्यक्रम में लगवा लिया होगा और पूछे खा रहे होगे, और मेरा भी 100 रुपया खा गया होगे तुम लोग। ऐसा सब चीज काफी लिखा। प्रसाद जी को जब पत्र मिला, प्रसाद जी ने पत्र दिया। पत्र का जवाब पत्र से दिया कि आदरणीय उग्र जी, प्रकाशक किसी वजह से वह संग्रह नहीं छाप सके और वो नहीं छप सका, किंतु आपने जो मुझे गालियां भेंट की हैं, और मैं अपने कला कौशल से मुझे भी कुछ गालियां याद हैं, तो मैं गालियों में बहुत समृद्ध हो चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको गाली दे दूं, किंतु इस बार छोड़ रहा हूं। अगली बार कभी मौका आएगा तो पूरे ब्याज सहित दूंगा। और वो पत्र छोड़ दिया। पत्र मिलने के बाद उग्र जी का कार्ड आता है। कार्ड में सिर्फ 2 शब्द लिखा है, शाबाश पट्टे। यही शाबाश पट्टे जिन्हें मैं बहुत शिद्दत से याद करता हूँ। और ऐसे बहुत सी बातें मेरे मन में आ रही हैं। समय का कमी है, और इस बात को लेकर कि ये शाबाश पट्टा, वैसा पट्टा बनाना, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी अभिजीत। शुक्रिया सनी सर। आज माहौल काफी भावुक हो गया, और बहुत सारी चीजों को आपने हम सबके सामने रखा। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, शाबाश पट्टे को लेकर कुछ मैंने पढ़ा था, पर पूरी घटनाक्रम की जानकारी आज मिली। मैंने कहीं पढ़ा था, याद नहीं है। तो बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, और जो एक बड़ी पंक्ति महत्वपूर्ण आपने कही कि परसाई चीजों को छोड़कर आगे बढ़े। होता यह है कि हम लोग चीजों को पकड़ने के चक्कर में पीछे रह जाते हैं,
लेकिन परसाई जी ने चीजों को छोड़ा, सुविधाओं को छोड़ा, पारिवारिक जिम्मेदारियों दायित्वों को बचा कर रखा और वो आगे बढ़ गए, इसलिए वो आज पूजनीय है, स्मरणीय है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। यह गोष्ठी की सार्थकता है कि आपसे इन सब बातों को सुनने का हमें अवसर मिला। आप अपनी संवेदना, अपनी भावुकता को बचा कर रखें। फिर अगले किसी अंक में हम लोग और इससे आगे सुनेंगे सर। आपका बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम के अगले चरण में हम आज के तीसरे और हमारे महत्वपूर्ण वक्ता आदरणीय सेवाराम त्रिपाठी सर को आमंत्रित करने जा रहा हूं। जब परसाई के बारे में बात चल रही थी तो मैंने व्यंग्यधारा के रजिस्टर को पलटा कि सेवाराम त्रिपाठी सर कब कब आए हैं और उन्होंने क्या क्या कहा है। हालांकि थोड़ा समय अभाव था। मैं जब आज 2 बजे के आसपास बैठा पुरानी डायरियों को लेकर, तो रविवार का दिन था, कुछ मित्र धमक गए और वो 3:45 में गए। जब मैंने कहा भाई मेरी 4 बजे से गोष्ठी है, तो बोले अच्छा ठीक है अब मैं जाता हूं। तो जो 2-3 डायरी व्यंग्यधारा की है पूरा मैं पलट नहीं पाया, लेकिन सेवाराम त्रिपाठी सर के काफी वक्तव्य मैंने लिख कर रखे हुए हैं जो मेरे पास सुरक्षित है। तो एक बात जो सेवाराम त्रिपाठी सर की काफी चर्चित है और हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी इसकी कई बार चर्चा करते हैं। 25 जून 2023 को उन्होंने कहा था कि बच बचाकर लिखा जा रहा है। अब मुझे समझ में आता है कि चूंकि वो परसाई के इतने नजदीक रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी बात वो डंके की चोट पर कहते हैं कि बच बचाकर लिखा जा रहा है। इसी तरह व्यंग्यधारा समूह की 56वीं गोष्ठी में 30 मई 2021 को उन्होंने कहा था, व्यंग लिखना तलवार की धार पर चलना है। साहित्य एवं व्यंग प्रतिपक्ष की भूमिका में रहता है, लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि साहित्य एवं व्यंग की जमीन खिसकती जा रही है। और अंत में वह लिखते हैं, और व्यंग्यधारा के पटल पर ही उन्होंने कहा था कि व्यंग की धारा परसाई से बनती है। तो सेवाराम त्रिपाठी सर ने काफी महत्वपूर्ण चीजें हम सबसे कही हैं, बताई हैं। सेवाराम त्रिपाठी सर 1951 में उनका जन्म हुआ था। 1970 से कविता, आलोचना, हर विधा में वह नियमित रूप से लिखते रहे हैं। वसुधा के 20 से अधिक अंकों के संपादन से वे जुड़े रहे हैं। आलोचना की उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मुक्तिबोध, सर्जक एवं विचारक, जिस पर उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का आचार्य नंदलाल दुलारे पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त भी वो कई सारे पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी के संचालक और संयुक्त संचालक का भी उन्होंने दायित्व संभाला है। परसाई के घनिष्ठ रहे हैं, प्रगतिशील दृष्टि से संपन्न हैं तथा प्रगतिशील विचारों के प्रति समर्पित भी रहे हैं। वास्तविक जीवन में इन्होंने भी परसाई को बहुत नजदीक से देखा है तथा परसाई जी की रचनाओं का अध्यापकीय दृष्टि से विश्लेषण एवं विवेचन किया है। परसाई जी को के बारे में उनका मानना है, परसाई जी के बारे में वे कहते हैं कि परसाई जी के बारे में थोड़े में बात नहीं हो सकती। परसाई जी के बारे में जब बात करनी है तो विस्तार से करनी है। अभी शायद बनास जन के एक अंक के संपादन में वे व्यस्त हैं और सेवाराम त्रिपाठी को सुनना हमेशा ही प्रीतिकर रहता है। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आज के इस विषय पर आमंत्रित कर रहा हूं बोलने के लिए व्यक्ति और व्यंगकार हरिशंकर परसाई, कुछ अनछुए पहलू, आदरणीय सेवाराम त्रिपाठी सर। धन्यवाद आपको अभिजीत जी। सबसे पहले तो मैं व्यंग्यधारा को स्मरण कर रहा हूँ, जिसने परसाई जी के व्यंगों को हमारे सामने रखा, चाहे वो खड़े खंभे हों या गुड़ की चाय हो या सड़े आलू का विद्रोह हो। भारत को चाहिए जादूगर और साधु, और आज गर्दिश के दिन रखा है। ये मित्रों छोटी बात नहीं, बड़ी बात है कि हम परसाई जी को स्मरण कर रहे हैं। और जैसा कि बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि हमने परसाई जी को खूब पढ़ा है, मुझे लगता है पढ़ा है लेकिन लड़ा नहीं है, अनुभव नहीं किया।
तो जो टिप्पणियां आई हैं उनको आपको देखकर निराश होंगे कि प्रायः टिप्पणियां नहीं आई हैं, इक्का दुक्का ही टिप्पणियां आई हैं। ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता। कोई दूसरा आदमी बात करता हो या कुछ व्यंग्यों पर बात हो रही हो, अन्य संदर्भों में तो बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं, लेकिन परसाई जैसे आदमी के व्यंग्यों पर टिप्पणियां ना आना, इसको मैं बहुत बेहतर नहीं मानता हूँ, अच्छा नहीं मानता हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ कि परसाई जी को पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको अनुभव किया जाना चाहिए। यदि हम परसाई जी को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाठ तो बहुत होते हैं, सत्यनारायण का भी पाठ होता है, सत्यनारायण व्रत कथा का भी पाठ होता है, बहुत सारे पाठ होते हैं, पाठ होते हैं, कुपाठ होते हैं, अंतर पाठ भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को परसाई जी का अंतर पाठ करना चाहिए और पुनर्पाठ भी करना चाहिए, जरूरी है। सैनी जी ने कुछ बातें ऐसी रखी कि हम सब लोग भावनाओं में बहते रहे। वो जिस तरह से बात कर रहे थे वही हमने देखा। ऐसा वही आदमी कर सकता है जो परसाई जी के बहुत निकट रहा हो, जबलपुर में रहा हो और उनकी तमाम गतिविधियों से जुड़ा रहा हो। वही आदमी इतना भावुक हो सकता है। वही भावुकता हमने देखी। अश्विनी कुमार जी ने परसाई जी के बहाने परसाई जी को याद करते हुए कुछ प्रसंग आपके सामने रखे। मैं सोच रहा हूं मैं क्या कहूं। मैं ये भी तो नहीं कह सकता हूं कि सैकड़ों बार की मेरी मुलाकात है। वो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहे हैं कई वर्षों तक। रहे तो आजन्म वो, लेकिन वो अध्यक्ष थे, प्रांत अध्यक्ष थे। मैं उनका वारिस हूँ। मैं भी प्रगतिशील लेखक संघ में काम करता हूँ, लेकिन तब की स्थितियों में और आज की स्थितियों में बहुत फर्क है। हम ये समझ रहे हैं। तब के लेखकों में और अब के लेखकों में भी फर्क है। तब के समाज में और अब के समाज में भी फर्क है। तब महाजनी सभ्यता हुआ करती थी और बाजार का भी प्रवेश था, लेकिन इतना भयावह नहीं था। तब सत्ताएं थीं, उनमें भयानकपना था। आज तो न तो निर्लज्जता की कोई सीमा है। इसको मैं बहुत विराट संदर्भों में देखता हूँ। सब कुछ बदल गया है मित्रों। जो व्यंग परसाई जी के समय में लिखे जाते थे, उससे 1000 गुना ज्यादा विकट समय है। मैं विकट समय की बात कर रहा हूँ। लज्जाजनक समय भी है। और मैं लेखकों भर को क्या कहूँ, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारी गिरावट ना आई हो। जनतंत्र को हमने कहाँ पहुंचा दिया है, आज़ादी को हमने कहाँ पहुंचा दिया गया है। इसको आप परसाई से जोड़िए। उनके व्यंग से जोड़िए। और व्यंग नहीं,
उनके तमाम लेखन से जोड़िए। परसाई जी को हम केवल व्यंग विधा में रिड्यूस न करें तो बहुत बेहतर हो, क्योंकि परसाई जी जन शिक्षक की भूमिका में रहे। अपने समय में, अपने जीते जी, उन्होंने कितने लेखकों को परामर्श दिए हैं। कभी कोई भ्रम नहीं पाला है, कभी कोई अहंकार प्रदर्शित नहीं किया है। उस 2.5 कमरे वाले घर में, जिन्होंने देखा होगा, नेपियर टाउन में रहते थे, कभी किसी को मना नहीं, उनके लिए कोई समय की कमी नहीं होती थी। मित्रों के लिए, नए लेखकों के लिए कभी कोई समय की कमी नहीं होती थी, हर समय वो तैयार रहते थे। जबकि मैंने कई ऐसे साहित्यकारों को भी देखा है, उनके समय निर्धारित हैं कि आप 4 से 6 बजे तक मिल पाएंगे, कोई 1 घंटे के लिए, और किसी से परमिशन लेना पड़ता था पूर्व। तो मैंने ऐसे साहित्यकारों को भी देखा है कि पूर्व अनुमति के लिए आप जाएंगे तो आपसे मुलाकात नहीं होगी। परसाई जी ने वो भी इस रूप में मैंने देखा है कि जब भी, जो भी, जिस भी वक्त आया है, परसाई जी के यहाँ से खाली नहीं गया। वो, उसको बैठाया है, चाय पिलाई है, उससे बात की है। तो इसे मैं बहुत बड़ा उनका गुण मानता हूँ। परसाई जी की जो भाषा है, बात तो हो रही है कि उनके व्यक्ति के बारे में हम ज़्यादा बात करें, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, तो व्यक्तित्व से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपसे निवेदन कर रहा था। इस रिक्शे में बैठकर वो कहाँ जाएंगे, और कई नंबर थे उनके पास, जिस भी रिक्शे को फ़ोन करते थे वो आ जाता था। पैसा नहीं है उस समय, तो बाद में उसको पैसा मिलेगा, ये वो जानता था। अखबार वालों से, बस वालों से, रिक्शा वालों से, छोटी छोटी किरानियों से उनके कैसे संबंध रहे हैं, जबलपुर के लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं कई बार उनसे मिला हूँ, और मुझे याद नहीं है, सैकड़ों बार से तो कम नहीं होगा, कम से कम उनके साथ काम भी किया है। तो पहले तो मुझे डर लगता था परसाई जी से। परसाई का जो कद था, परसाई की जो लेखनी थी, और उसके जितने रूप थे, ठीक है कि उनको पहचान और प्रतिष्ठा मिली तो कालमों के द्वारा, चाहे वो तुलसीदास चंदन घिसे हो, कबीरा खड़ा बाजार में हो, और अंत में हो, रिटायर्ड भगवान की आत्मकथा हो, कोई भी, ये माजरा क्या है, तो ये बहुत सारे उनके कॉलम्स रहे हैं। कॉलम में बंद करके भी उन्होंने अपनी लेखनी को कभी भी साधारण नहीं बनाया। ये परसाई जी से हम सीख सकते हैं। जब वो बिरज में अन्य जगहों पर लिखते थे, तो एक मुझे घटना याद है कि बिरज उसी तरह छपता था और करंट भी उसी तरह। कोई रिक्शे वाला, लाइन लगी रहती, जिस दिन करंट में उनका आता था तो लाइन लगी रहती थी। तो एक आदमी करंट के धोखे बिरज खरीद लाया, और जब देखा तो उसमें परसाई जी है ही नहीं। तो कहा कि उस समय जो भी 1 रुपये या 12 जितना भी कीमत रही हो, कहा आज मेरे पैसे बेकार गए। कोई साथ में बैठा था, कहा क्या क्या है, तो कहा परसाई जी कालम आता है। कहा ये लिए क्या हो, कहा ये बिरज लिए हूँ।
बिल्ट में नहीं छपते हो, करंट में छपते। तो कितनी उत्सुकता, चाहे वो सुनो भाई साधु हो। तो परसाई जी का एक रूप था। परसाई जी के लेखन का जो पूरा ढांचा बनता है, जो स्वरूप बनता है, वो कालमों से बनता है। और कालम अखबारी होते हैं, चाहे वो या पत्र पत्रिकाओं में लिखे जाते हैं। लेकिन कमलेश्वर जी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब उन्होंने एक पत्रिका निकाली, सबसे पहले वो परसाई से बात कर लेते थे। कहा, परसाई जी मैं एक पत्रिका निकाल रहा हूँ, उसमें आपका कालम मुझे चाहिए ही। उन्होंने कहा, भैया आप मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं इसके लिए? कहा, उस अखबार और पत्रिका की खपत दुगनी या तिगुनी तो बढ़ ही जाती है, और आपको लिखना होगा, तभी मैं ये पत्रिका प्रकाशित करूंगा। तो ये थे परसाई जी। फिर आप देखें, परसाई जी ने जो लिखा है, उन्होंने व्यंग को कभी भी विधा नहीं बनाया। आजकल तो हम लोग व्यंग को विधा बनाए हुए हैं। तो व्यंग विधा नहीं, स्ट्रक्चर है, एक भावना है। और व्यंग कविता में भी हो सकता है, होता ही है, कहानी में, डायरी में, निबंध में, आलोचना में, हर चीज में व्यंग हो सकता है। हमारे आम जीवन में है ये। तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। फिर वो गद्य व्यंग और पद्य व्यंग भी चल रहा है आजकल, कहानी व्यंग और आलोचना व्यंग भी चल रहा है, डायरी व्यंग भी चल रहा है। एवरीवेयर, हर जगह है सटायर, तो कहाँ नहीं है। फिर एक बात मुझे कहनी है आज परसाई जी को याद करते हुए, कि व्यंग के साथ जिस तरह से हास्य, विनोद, मस्करी को लगाया जाता है, तो व्यंग बहुत पीछे छूट जाता है। उसको मैं मिक्सिंग और फिक्सिंग कहता हूँ। उसको मिक्स और फिक्स करो। लोग पूछते हैं कि कितना अनुपात में क्या मिलाया जाए। परसाई जी के लेख व्यंग क्या क्यों कैसे भी पढ़े जाने चाहिए। उनका आत्मकथ्य भी पढ़ा जाना चाहिए, गर्दिश के दिन भी पढ़ा जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाओं में उनके हवाले भी दिए हैं। लेखकों के बारे में, लेखन के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बहुत सारे हवाले दिए। तो मैं कुछ सोच के आया था, कुछ और आपसे बात करूंगा, कुछ और बातें भी मैं करने लगा। मैं परसाई को के लेखन को अग्नि शिखा की तरह देखता हूँ, एक प्रज्वलित अग्नि शिखा। और मित्रों, परसाई जी के लेखन का रेंज बहुत बड़ा है। और ये रेंज इसलिए बड़ा है कि परसाई जी किसी शास्त्र से संचालित नहीं होते। एक उन्मुक्त जो एटमॉस्फियर है, जो स्वच्छंदता है, उस स्वच्छंदता में व्यंग कहाँ से आ सकता है? व्यंग विवेक के बगैर नहीं आता। और व्यंग बिना जागृत हुए भी प्रकट नहीं होता। वो जागृत भी होता है, जीवंत भी होता है। और वह स्थितियों को, जैसे अखबार, प्रसाद जी ने कभी कहा कि मेरा बहुत सारा लेखन तो अखबारी है, और पत्रकार तो लेखन के बगल में बैठा हुआ आदमी होता है। अब आज से उसकी तुलना मत करिएगा।
आज का लेखन कहाँ है और अखबार कहाँ है, मीडिया कहाँ है, ये हम सभी लोग जानने लगे हैं बाकायदे से। किसी को भ्रम हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आज लेखन की भी हालत क्या है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इस पर और क्या कहा जाए, तो मैं तो एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो खत बजाती हुई संवेदना के ऐसे जागरूक लेखक हैं जिनकी पैनी नज़र से कोई चीज़ ओझल नहीं होती। शायद रविन्द्रनाथ त्यागी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान, आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान को देखना हो तो प्रेमचंद को पढ़िए। वो उस तरह से सन वाइज इतिहास नहीं मिलेगा आपको। और आज़ादी के बाद के भारत को पढ़ना हो तो परसाई जी को पढ़िए। अमेरिका में क्या घटा है, या आचार्य कृपलानी ने क्या कहा है, या जयप्रकाश जी ने क्या कहा है, आपको किसी कॉलम में या किसी उनके व्यंग में या किसी और लेख में ये चीज़ें मिल जाएंगी, और व्यवस्थित ढंग से मिल जाएंगी। जब तक बहुत चैतन्य होकर वो लिखते रहे हैं, तब तक, बाद के 2-3 वर्षों को मैं छोड़ देता हूँ मान लीजिए, क्योंकि हम लोग केवल वाहवाही नहीं करते, करने वाले लोगों में से नहीं हमें होना चाहिए। उन कमियों को भी हम देखें। पर शायद चूँकि ना अखबार ज़्यादा पढ़ सकते थे, केवल सुनी सुनाई बातों पर उनका निकलना भी उतना नहीं हो पाता था, इसलिए जो थ्रू प्रॉपर चैनल उनके पास सामग्री आती थी उसे से विश्लेषण करते थे। लेकिन अभी उनके पारिवारिक स्थितियों के बारे में बताया गया, एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सीता दीदी के पति के निधन के बाद से अपने भांजों की और बहन की जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने शादी नहीं की तो नहीं, अपने भाई को भी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उनके उदाहरण मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक घटना बताता हूँ। मैं पिपरिया कॉलेज में था, तो मेरा एक विद्यार्थी था जो इप्टा में काम करता था। मेरे जाने के बाद वहाँ दोनों शाखाएं खुली थीं, प्रलेस की भी और इप्टा की भी। अब सेकंड ईयर का विद्यार्थी था वो, तो जबलपुर आया। उसने कहा कि मुझे फ़ोन नंबर दीजिए और एक चिट्ठी लिख दीजिए आप, 2 लाइन की। मैंने लिख दिया चिट्ठी। एक बार मिल आया। अब उसको बदमाशी सूझी, उसको कुछ पैसे चाहिए थे, तो बताया कि मेरी माँ बीमार है। ये सच घटना है, ये मेरी माँ बीमार है और ऐसा ऐसा है। तो कहा बेटा तुमको कितने पैसे चाहिए? तो कहा 200 यदि मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब उस स्थिति में उन्होंने किस रूप में 200 रुपये दिए होंगे, और ये बात उन्होंने मुझसे कभी नहीं बताई। जब मैं कभी मिलने आया तो बताया कि वो लड़का आया था, उसकी माँ का क्या हुआ। तो मैंने कहा वो आपसे मिलने आया था। तो फिर उन्होंने वो घटना बताई। फिर वो लड़का पैसा भी दे गया मुझे, वो अलग बात है। लेकिन यदि कोई ऐसा आदमी आ जाता था जो परेशान है, जो दुखी है, और परसाई जी के सामने यदि वो बात रखता था, तो परसाई जी उसकी भरसक मदद करते थे। ये मैंने देखा और अनुभव किया है। अब परसाई जी के लेखन के बारे में और क्या क्या बातें की जाए, ये किताबें पढ़ी चाहिए। मुझे लगता है कि देशबंधु में जो उनका कॉलम निकलता था, पूछिए परसाई से, जो शायद पूछो परसाई के नाम से राजकमल से आया है, बहुत लंबा, बहुत बड़ा था। लोग प्रश्न पूछते थे परसाई जी से, उसमें कई तरह के
कुछ चटपटे प्रश्न भी पूछते थे, कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछते थे कि परसाई जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन परसाई जी बहुत जिम्मेदारी के साथ हर प्रश्न का बखूबी उत्तर देते थे। इसलिए कि एक बड़े रूप में कहूँ तो इंसाइक्लोपीडिया थे, इतिहास का, समाजशास्त्र का, भूगोल का, राजनीति का, साहित्य का। साहित्य केवल हिंदुस्तान में भारतीय भाषाएं भर नहीं, बल्कि रसियन हो और हंगरी हो या कहीं की भी भाषा हो, तुर्की हो, उर्दू हो, इन सारे भाषाओं को उन्होंने अनुवाद के माध्यम से पढ़ रखा था। और कितना पढ़ते थे मैं कल्पना नहीं कर सकता। हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं उस तुलना में। ये रसूल हमजा जो हैं, ये मायाकोवस्की हैं, ये कौन है, ये कितने लोगों को उन्होंने पढ़ा। और ये डार्विन हैं और ये फलाने हैं, कितने सारे लोगों को वो पढ़ते थे। बहुत सारी धाराओं से उनके रिश्ते थे। और मित्रों, कमियां तो हर आदमी में होती हैं। मायाराम सुरजन का संस्मरण पढ़िए या प्रभास जोशी का पढ़िए या अन्य बहुत सारे लोगों के पढ़िए, हनुमान वर्मा का पढ़िए, तो आपको परसाई कांति कुमार जी को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि परसाई जी से स्नेह करने वाले लोग कितने हैं। और परसाई जी के समय में ही परसाई जी का विरोध करने वाले भी लोग थे, वो भी मैंने देखा है। परसाई का विरोध करने वाले लोग भी हुआ करते थे, उनको बदनाम करने वाले लोग भी होते थे। जो उनकी अपनी कमियां थीं प्रारंभिक दौर में, तो बहुत लंबे समय तक रहीं, उसको भी जानते, उसको कहते थे वो। तो मुझे लगता है परसाई जी को इस समय में जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मैं दो लोगों का उल्लेख कर रहा हूं। एक तो प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ा जाता है और दूसरे परसाई जी को बहुत पढ़ा जाता है। और केवल हिंदी में नहीं पढ़ा जाता है, भारतीय भाषाओं में पढ़ा जाता है अनुवाद के माध्यम से। और उनके अनुवाद विदेशों में की विदेशी भाषाओं में हुए हैं, वहां भी पढ़े जा रहे हैं। एक समय मैंने ये भी देखा है, मुक्तिबोध के निधन के बाद हर सभा सोसाइटी में मुक्तिबोध को कोट किए बगैर कोई गोष्ठी नहीं होती थी। सैनी जी को पता होगा और मित्रों को पता होगा, किसी न किसी काव्यांश उनका या किसी न किसी आलोचना का या समीक्षा का, एक साहित्यिक की डायरी का उल्लेख किए बगैर कोई गोष्ठी नहीं शुरू होती। आज मैं देख रहा हूं बहुत जगहों पर, अभी शताब्दी चल रही है, नामवर सिंह की चल रही है और अमरकांत जी की चल रही है, इन पर कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन परसाई जी और प्रेमचंद दो ऐसी हस्तियां हैं कि 31 जुलाई को प्रेमचंद को कोई कहता नहीं है, अपने आप लोग उनको स्मरण करते हैं, उन पर कार्यक्रम करते हैं। जैसे 22 अगस्त को न जाने कितने जगह से मेरे पास सूचनाएं हैं कि परसाई को याद किया गया। अभी व्यंगधारा याद कर रही है, उनके नाम पर कितने समूह बने हुए हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि इन समूहों में क्या क्या होता है, तो बहुत सारे समूह ऐसे भी हो सकते हैं जहां परसाई हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये भी एक स्थिति है। मुझे थोड़ा समय बताया जाए, बहुत ज्यादा ना हो जाऊं तो मैं खत्म करूं। जी सर, 2-3 मिनट में और खत्म कर लें। हाँ, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसलिए कि परसाई के पास जो विरासत है मित्रों, उसमें उस विरासत में
किन किरणों को नाम लिया जाए? वो कबीर की विरासत है, वो प्रेमचंद की विरासत है, वो निराला की विरासत है। ऐसे तमाम लोगों की विरासत उनके पास है। व्यंग के बारे में एक और चीज जानने की है कि बिना साहस के व्यंग नहीं लिखा जा सकता है। हमने व्यंग को पुलुलुआ जैसा खेल बना दिया है। एक खेल होता है खो खो जिसको कहते हैं, उस जैसा खेल बना दिया है। जो भी आता है, जैसे राग दरबारी में श्रीलाल जी ने लिखा है कि शिक्षा वो बज्जात कुतिया है कि जो भी आता है 4 लात लगाता है। व्यंग बहुत गंभीर चीज है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है यथार्थ को और अपने समय को जानने की जरूरत है। परसाई जी ने और कुछ नहीं किया। परसाई जी ने अपने समय के यथार्थ को बहुत खूबी से पकड़ा है और निडरता से पकड़ा है। फिर उनकी लेखनी से न जेपी बचे, न अटल बिहारी वाजपेयी बचे, न मुरारजी बचे, न इंदिरा गांधी बची, कोई नहीं बचा। तो ये जो विशेषता है ये परसाई जी में रही है। हम परसाई जी, श्रीलाल जी और शरद जोशी का अनुकरण भर न करें, बल्कि उससे आगे के समय में हम हैं तो व्यंग को इन लोगों के से आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें मैं केवल अनुमणि त्रिपाठी का एक छोटा सा व्यंग अभी आया था, उसकी 4 छलाइनें पढ़ देता हूं बस। और परसाई जी को हम इस रूप में स्मरण करते हैं, और स्मरण करने भर की जरूरत नहीं है। परसाई जी के लिए जैसे मैंने अभी आपसे अनुरोध किया कि पढ़ने भर की जरूरत नहीं है, परसाई जी को अनुभव करने की जरूरत है। हमारा अनुभव बहुत कच्चा होता जा रहा है या अखबारी होता जा रहा है। अखबार बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम उसको ऐसे सपाटे से न लें। परसाई जी ने कॉलम से भी लिखे हैं तो सपाटे से नहीं लिखे एकदम से। लिखा उन्होंने अपने समय में, एक रात में लिखा है, 2 घंटे में लिखा है, लेकिन अपने समय को, अपने यथार्थ को, अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, अपनी राजनीति को हमेशा सामने रखा है और प्रतिपक्ष में वो हमेशा खड़े रहे। उनका लेखन हमेशा प्रतिपक्ष में खड़ा होता है। ये परसाई जी की विशेषता है। हम पुरस्कार के लिए नहीं लिखते हैं, और जो व्यंग पुरस्कार के लिए लिखा जाएगा वो व्यंग दरअसल होगा ही नहीं। तो मैं भाई अनूप बड़ी त्रिपाठी का वो अंश आपके सामने रख देना चाहता हूं। अनूप बड़ी त्रिपाठी लिखते हैं, आप सदाचार का तावीज की बात करते थे, आज नंगे गर्भ का लाकिट लटकाए सरे आम घूम रहे हैं। आज नंगे गर्भ का लाकिट लटकाए सरेआम घूम रहे हैं। छिछोड़ता हुआ गणतंत्र ही ने नहीं, अब सिमटी हुई आजादी स्वागत में आपको मिलेगी। आप लेखक तो छोटे नहीं जैसा आपने कहा था, पर संकट आज भी वैसे ही खड़े कर रहे हैं जैसे तब किया करते थे। बाज आइए, हम अपने जो चाहने वाले हैं, अपने आत्मी जो लेखक हैं, उनसे लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन उनको प्यार भी बहुत करते हैं। तो कैसा अनूप लिख रहे हैं, बाज आइए परसाई जी, भेड़ें भी आपको प्रणाम कर रही हैं और भेड़िए भी। भेड़ें भी आपको प्रणाम कर रही हैं और भेड़िए भी। यही मजा है। और सुनिए, आप बहुत निर्मम हैं। तो मित्रों, बिना निर्मम हुए आप सच्चा व्यंग नहीं लिख सकते। और
परसाई के लेखन में जो सच्चाई है, परसाई के लेखन में जो अन्वेषण की शक्ति है और खोज की और जमीर की जो बात है, इसलिए उनका जो लेखन है समय समाज के बड़े बड़े अंतरालों को पार कर अपनी अपनी रचनात्मक सामर्थ्य के साथ वो प्रकट होता है। और कोई भी लेखक अपने समय में अपने समाज को, अपने लोगों को नहीं खोज सकता है तो कब खोजेगा? वो अपने समय के सवालों का सामना नहीं करेगा तो उसके लिखने की हैसियत क्या होगी? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि परसाई का जो लेखन है उसमें जो प्रगाढ़ अनुभव हैं उनके, और जो उनका विवेक है, और जीवन की वास्तविकताओं को समझने की जो क्षमता है, और प्रस्तुत करने का जो शैली, जो शिल्प तंत्र है उनका, मैं शिल्प तंत्र की बात कर रहा हूं, जो शिल्प तंत्र है वो मुझे बहुत मारक लगता है। उन्होंने वो भाषा के माध्यम से व्यंग खड़े नहीं करते या कोई लेखन नहीं करते हैं। भाषा तो अपने आप बनती है क्योंकि वो आम आदमी से जुड़े हैं। आज तो लेखक बहुत अमीर भी हो गया है, कितनी किताबें वो छपवा सकता है अपने पैसे से। किताबें तो परसाई जी ने भी छपवाई हैं और बेची भी, जैसा भी उदाहरण दिया था उन्होंने, महराम जी का एक उदाहरण दिया है। तो तब का समय था, तब एक एक पैसे को लेकर मुहताज होता था। आज क्या वैसा है? क्या वैसा समय है? तो ये जो तमाम सारी जो परिवर्तन हुए हैं समय में, परसाई के समय में, आपके समय में जो परिवर्तन हुए हैं, हमारी चेतना का बहुत विस्तार होना चाहिए था, कम से कम 1000 गुना ज्यादा। पता नहीं हम लोग कहाँ छिप जाते हैं या कहाँ छिपने की कोशिश करते हैं, कहाँ बच जाना चाहते हैं कि बचे रहें। तो बच के लेखन नहीं हो सकता है, उसमें आपको अपने साहस का परिचय देना होगा। और मित्रता क्या होती है? आज तो व्यंग प्रशंसा में फंस गया है, बहुत बुरी तरह से प्रशंसा में फंसा हुआ जो व्यंग है, उससे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यंग को इस चहले से बाहर निकालने की भी बड़ी ज़रूरत है, मैं महसूस करता हूँ। परसाई जी को स्मरण करते हुए मैं ये चाहूँगा कि हम व्यंग को उस चहले से बाहर निकाल कर खुली हवा में लाएं और उसे लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका सर, आपने बहुत ही विस्तार से बात की। आदरणीय सेवाराम त्रिपाठी सर, आप स्वस्थ रहें, पुनः पुनः पटल पर आते रहें। एक बात मुझे स्मरण हो रहा है या मैं बोलना चाह रहा हूं, आप क्षमा करेंगे अगर आपको बुरा लग जाए, अग्रिम क्षमा मांग ले रहा हूं कि कई बार कुछ लेखकों के साथ कुछ शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे प्रेमचंद का नाम जब आता है तो हल, बैल, महाजन, साहूकार जुड़े रहते हैं। सेवाराम सर की जब चर्चा होती है तो मुझे बच बचा कर लिखना शब्द की याद आ जाती है। तो क्षमा करेंगे अगर आपको बुरा लगा हो। कार्यक्रम के हम अंतिम दौर में हैं। अजीत, और अजीत, मैं 1 या 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। सर 1 मिनट सर मैं बोल दूं, इसके बाद मैं सर रमेश तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि 2-3 मिनट में वो बोले, और हमारे मित्र टीकाराम साहू जी आभार प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। जी रमेश सनी सर। अभी मैंने टिप्पणी देखी सुरेश मिश्र जी की, उसमें रवि भूषण और आलोचक रवि भूषण और संजय जायसवाल के संस्मरण की बात कही थी। रवि भूषण को मैंने नहीं पढ़ा, उनकी आलोचना जरूर 1-2 बार पढ़ी, किंतु परसाई जी से संबंधित कोई नहीं पढ़ा मैंने, संस्मरण नहीं पढ़े। और संजय जायसवाल को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनकी 1-2 कहानियां पढ़ी, जरूर पढ़ी है मैंने। देखिए एक बात कर, हमारे साथ त्रिपाठी जी बैठे, त्रिपाठी जी भी सैकड़ों बार परसाई जी से मिले हैं, और हमने तो कभी गिनती नहीं की कि हफ्ते में 3 या 4 दिन या 2 दिन 3 दिन, और सोमवार इतवार को तो मिलना होता ही होता था, और बरसों तक चला जी, सब चीजें मिलते रहे। तो कहीं किसी ने भी, उनके जो मित्र हैं, चाहे ज्ञानानंदन जी, ऐसे हरमान प्रसाद मिश्र, रामशंकर मिश्र जी, ऐसे
किसी मित्र जी ने भी यह नहीं कहा कि शकुंतला तिवारी जी को परसाई जी कुंतल के हक कहते थे। वो शकुंतला ही कहते थे और उनके पूरे परिवार वाले उनको जानते थे, उनके प्रणय को जानते थे और सब कुछ जानते थे। और ये बहुत साहस की बात होती है। वो एक तरफा प्रेम नहीं था, परसाई जी को भी थोड़ा बहुत लगाव था, ऐसा नहीं कि लगाव नहीं था, परसाई जी भी आकर्षित थे, किंतु वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं होते। एक गर्दिश के दिन में एक वाक्य आया परसाई जी का, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा। परसाई जी, डरो किसी से मत डरे कि मरे, सीने को ऊपर रखकर खड़ा कर लो, भीतर जो भी हो जिम्मेदारी के साथ निभाओ, और जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ निभाओगे तो नष्ट हो जाओगे। तो परसाई जी ने अपने को नष्ट करना स्वीकार किया है। उन्होंने शकुंतला से अगर कर लेते हो सकता था उनका जीवन और बेहतर भी हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। उनके पास शकुंतला की किसी प्रकार की आर्थिक जिम्मेदारी भी नहीं थी, किंतु उनके पास परिवार की बड़ी जिम्मेदारी थी, अपने भांजों की बड़ी जिम्मेदारी थी, और एक नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी थी। जो उम्र के पड़ाव में बिल्कुल उतार में जाके जब हो गए थे, 24 से लेकर 77-78 की बात है जी, मतलब 50 साल 55 साल में हुए थे, उम्र के उतार में आ गए थे, तो वो किसी भी महिला को इस टाइम बेजार नहीं करना चाहते थे, उसको नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने उसके प्रणय को, उसके विवाह के को अस्वीकार कर दिया था। और यह भी कहा था कि तुम भी स्वीकारो, जो हमारे संबंध हैं वो संबंध आज हैं और कल थे, आज और कल भी रहेंगे। इसी बात को स्पष्ट करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं आदरणीय रमेश तिवारी सर से अनुरोध करता हूं कि वह 2-3 मिनटों में कुछ अपनी बात रखें। 1 मिनट में मैं अपनी बात कह दूं सर। जिन 2 नामों की चर्चा की है सुरेश मिश्र उर्तित जी ने, हालांकि यह विषय से भटकना होगा, वह एक अलग विषय है, और किसी भी व्यक्ति का जो सहज मानवीय गुण है, जो आकर्षण है, उस विषय पर अगर कोई व्यंग करता है तो यह मुझे नहीं लगता है कि यह एक स्तरीय बात है। यह मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही चला आ रहा है कि स्त्री पुरुष का प्रेम रहता है। उस विषय पर अगर कोई व्यक्ति कुछ कटाक्ष करता है तो मुझे वह अप्रीतिकर लग रहा है, और यह इसकी निंदा की जानी चाहिए। दूसरा, रवि भूषण जी आलोचक हैं, मैं उनसे 5-7 बार मिल चुका हूँ, रांची विश्वविद्यालय में एचओडी थे, रिटायर किए वहां से। और मैं बस रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि व्यंग के बारे में जब मैंने उनसे बात की तो पूरे व्यंग को लेकर उनके मन में कोई आदर का भाव नहीं था, और शायद जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं, उन्होंने भी इसे विधा के रूप में बहुत अधिक मान्यता नहीं दी है। व्यंग के प्रति उनका कोई आदर भाव नहीं था। हालांकि अभी मैं 10-12 दिन 15 दिन पहले उनसे मिला था, एक कार्यक्रम में संजीव जी आए थे, तब उन्होंने मुझसे पूछा, तब आप व्यंग आजकल अच्छा लिख रहे हैं और लिखते रहिए। लेकिन 7-8 वर्ष पर पूर्व जब मैंने उनसे व्यंग के बारे में बात की थी तो व्यंग के लेकर मुझे लगा था कि उनके मन में कुछ अच्छे विचार नहीं है। संजय जायसवाल को मैंने नहीं पढ़ा है, कोलकाता में वो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उनका मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए उस विषय पर मैं नहीं कह पाऊंगा। और जिसकी चर्चा कर रहे हैं सुरेश मिश्र उर्तित जी, मैंने इस आलेख की चर्चा सुनी है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के आलेख को हम लोगों को चर्चा का विषय बनाना चाहिए। धन्यवाद। क्षमा याचना सुरेश मिश्र उर्तित सर, और कभी मिलता है तो वह आलेख मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और मैं डॉक्टर रमेश तिवारी सर से अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर कुछ अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और हमारे 3 अग्रज साथियों को सुनकर जितनी समृद्धि, मैं निजी रूप से जितना समृद्ध हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा हमारा आज का आयोजन है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से संपन्न हो रहा है। और मेरे पास कुछ अनछुए पहलू जैसी चीज, चूंकि मेरा निजी अनुभव परसाई के व्यक्तित्व को लेकर के नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में जितना मैंने पढ़ा है, और मैं इन बातों से सहमत हूं जो हमारे अग्रजों ने कहा कि परसाई को पढ़ते हुए केवल आप सतही तौर पर पढ़ के निकल जाएंगे तो शायद आपको परसाई नहीं समझ में आएंगे। परसाई को पढ़ते हुए उसको गूंथना पड़ेगा, उस सतह के नीचे आपको उतरना पड़ेगा, और उस सतह के नीचे उतरने के लिए
जैसे हम लोगों ने देखा कि सैनी जी जो बोल रहे थे, वो लगाव, उनके बोलने के स्वरों का जो उतार चढ़ाव है, वो ये बता रहा था कि केवल बोल नहीं रहे थे, वो उसको जी रहे थे, वो उसको उस समय महसूस कर रहे थे। तो परसाई को पढ़ते हुए हम परसाई को समझना बहुत जरूरी है, और वो उस समझने की अनिवार्य शर्त ये है कि जो गर्दिश के दिन की बात की हमारे सैनी जी ने, उसमें वो बार बार कहते हैं, मैं बहुत भावुक, संवेदनशील और बेचैन तबीयत का आदमी हूं। तो जो बहुत भावुक, संवेदनशील और बेचैन तबीयत का व्यक्ति नहीं होगा, उसको परसाई नहीं समझ में आएंगे। और हम सब को भावुक का मतलब हृदय के स्तर पर ये सक्रिय होना पड़ेगा। जब तक हम अपने दिमाग से खुराफात को शामिल करते रहेंगे, जब तक हम सामने किसी के लेखन का मुकाबला करने में जब कमजोर पाते हैं स्वयं को, तो उसके ऊपर, जबकि आज वह व्यक्ति नहीं है, तो चारित्रिक लांछन लगाने का काम करते हैं। हासिल इससे कुछ नहीं होना है। किसी की लेखनी में जोर हो तो लिख के परसाई के पासंग खड़े हो जाए, फिर बात करे। किसी की लेखनी में जोर हो तो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लेखनी में जोर नहीं है तो हम एक आदम कद प्रतिमा को, जो व्यक्ति नहीं है, उसके ऊपर अनावश्यक लांछन लगाकर हम उसके कद को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं। होलकर हाउस में पंडित जी, काशीनाथ सिंह की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और इसी तरीके से जब परसाई की बात आ रही, परसाई का लेखन हिमालय की तरह विराट है, उसको छू ना पा रहे हैं लोग, और जब छू ना पा रहे हैं तो ऊल जुलूल हरकतें हम कर रहे हैं। ऊल जुलूल हरकतों से हम चाहते हैं कि परसाई को धूमिल कर देंगे, तो आसमान की ओर मुंह करके कोई थूकेगा तो परिणाम सबको पता है, पलट के उन्हीं के मुंह पर पड़ना है। तो इसलिए मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, और ऐसे लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लोग हर दौर में होते हैं। अंजनी मार्फत परसाई लेख हमने पढ़ा है 2018 में, और उसके बाद परसाई व्यंग की धार्मिक पुस्तक ये भी हमने सुना है। हमारे ही व्यंग जगत के ही दिग्गजों ने लिखा है, और हमारी विनम्रता पूर्वक ऐसे संस्मरणों और ऐसे तर्कों से असहमति भी रही है। हमने उनके सामने भी बैठकर इस तरीके की असहमतियों को रखा है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि यदि हम किसी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समग्रता में पढ़ने समझने की कोशिश करें, और जो अच्छा है वो ग्रहण करें, जो बुरा है उससे बचें। और कोई भी मनुष्य अपने आप को कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ सर्वगुण संपन्न नहीं बना सकता, न मान सकता है। लेकिन परसाई के जीवन, व्यक्तित्व और लेखन में ऐसा क्या है जो हमारे समाज के लिए उपयोगी है, हमारे समाज के लिए जरूरी है, जो हम में नहीं है लेकिन परसाई में है। वो चीज, वो बेचैनी जो परसाई बार बार कहते हैं कि मैंने तय किया, डरो किसी से मत, डरे कि मरे। और आगे कहते हैं, मैं डरा नहीं, बेईमानी करने में भी नहीं डरा। कितने लोग हैं हम में से जो इस बात को इतनी आसानी से लिख सकते हैं? कोई नहीं है जो अपनी बेईमानी को सबके आगे रख दे। और उसी बेईमानी के बीच कह रहे हैं कि जब मैं डरा नहीं, लोगों से नहीं डरा, तो नौकरियां गई, लाभ गए, पद गए, इनाम गए। ये व्यंजना शक्ति किसके पास है? जीवन से निकला हुआ ये सत्य रचना धर्मिता का स्रोत बन जा रहा है। यहीं पर लोग आगे निकल जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं, इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच मेरे भीतर लेखक कैसे जन्मा, यह सोचता हूं। पहले अपने दुखों के प्रति सम्मोहन था, और बाद में कहते हैं, मैंने देखा इतने ज्यादा विचारों में मैं क्या बेचारा, इतने विकट संघर्षों में मेरा क्या संघर्ष। आप देखिए कि अपने संघर्ष को छोटा और दूसरे के संघर्ष को बड़ा समझ करके, ये जो अपने आप को छोटा बना लेना, सामान्य बना लेना, आम बना लेना, ये परसाई की विशेषता है। हमारे दिग्गज साथी जो आज के दौर के लोग हैं, वो अपने आप को ही इतना दिग्गज मानते हैं, लेखन शून्य है, लेकिन चिंतन के मामले में और आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, तो अपने आप को आसमान पर चढ़ा हुआ दिखाना चाहते हैं। एक लिख दिए और उसके बाद कह रहे हैं उस पर 50 लाइक आ जाएगा, तो वाह वाह आपने परसाई की याद दिला दी। सबको ये भ्रम हो रहा है कि हम परसाई बन गए। तो परसाई इतनी आसानी से अगर समझ में आ जाते, तो आपको फिर भावुक, संवेदनशील और बेचैन होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब तक आप इससे निकलेंगे नहीं,
परसाई कहते हैं, मैं व्यक्तिगत दुख के इस सम्मोहन जाल से निकल गया। ये व्यक्तिगत राग द्वेष से जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक आप परसाई के सामने पासंग न पहुंच पाएंगे। परसाई व्यक्तिगत दुख के सम्मोहन जाल से निकलने की का संदेश देते हैं अपने लेखन में भी, अपने जीवन में भी। और कहा, मैंने अपने को विस्तार दे दिया। ये वही विस्तार है जो जयशंकर प्रसाद ने भी दिया था। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ क्या है, आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो बहुत सा गुबार, बहुत सा कचरा और रत्ती भर काम की चीज देता है, तो ऐसे में बहुत से लेखक निकल के आए हैं जो तथाकथित लेखक बने हुए हैं और तथाकथित आलोचक भी बने हुए हैं। कुछ संपादक भी हैं जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इन चुनौतियों के बीच में ही परसाई हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं कि किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, डरे कि मरे, और सीधा चलते जाना है, व्यक्तिगत दुख के सम्मोहन जाल से निकलना है और अपने आप को विस्तार देना है। अन्याय पीड़ित और भी हैं, अनगिनत शोषित हैं, मैं उनमें से एक हूं। परसाई भी हैं, हम सब भी हैं। तो इन सारे दुखों और संघर्षों के बीच हथियार क्या है? मेरे हाथ में कलम है और मैं चेतना संपन्न हूं। जो औरों ने किया, यदि गलत किया तो मैं चेतना संपन्न हूं, मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। और मेरा उद्देश्य क्या होगा मेरे लिखने का? मुक्ति अकेले की। मुझे जो लिखना है उससे मुक्ति ढूंढनी है, उससे बंधन नहीं ढूंढना, उससे हमको किसी के लिए धराशायी किसी को नहीं करना है। मुक्तिकामी लेखन चाहिए हमें, और जब जब मुक्तिकामी लेखन चाहिए होगा, आधुनिक युग में सबसे ज्यादा प्रखर रूप से जो रचनाकार चमक के आएगा, उसका नाम हरिशंकर परसाई ही होगा। मुक्ति अकेले की नहीं होती, अलग से अपना भला नहीं हो सकता। मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। अकेले वही सुखी हैं जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उनकी बात अलग है। तो ये जो लोग अकेली लड़ाई लड़के सुख हासिल करना चाहते हैं, तथाकथित सुख, इन सब के मुंह पर परसाई का लेखन करारा जवाब की तरह है। जो लोग इस प्रतिभा को पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग लांछन लगा करके चाहते हैं कि हम परसाई को धूमिल कर देंगे। बहुत मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं है। और साहित्य में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लांछन लगा के आप कभी आगे नहीं जा सकते हो। लांछन लगा के ये लेख पुलिंग करके किसी को खींच के नीचे भी नहीं कर सकते हो। लेखन हमेशा रहेगा। तो हरिशंकर परसाई का लेखन, और जैसा हमने अग्रजों को सुना, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व जितना पारदर्शी और जिम्मेदारियों का बोध कराता है, उनका लेखन भी उतना ही जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ चलता है। यही वजह है कि हरिशंकर परसाई और उनके जीवन के कुछ विविध, कुछ अनछुए पहलू, इस शीर्षक पर हमने बातचीत की, और इसके माध्यम से हम जैसों को काफी समृद्ध होने का अवसर मिला। और ये समृद्धि निश्चित तौर पर हम लोगों को ऊर्जा देगी, सकारात्मकता से लवरेज रखेगी। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। डॉक्टर रमेश तिवारी, दिल्ली से प्रखर आलोचक। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बहुत ही अनछुए बात हम लोगों ने सुने, सीखे, जाने परसाई जी के बारे में। अब कार्यक्रम के अंत में समय काफी हो चला है, 6 बज गए हैं। मैं हमारे मित्र टीकाराम साहू आजाद जी से अनुरोध करता हूं कि वह कार्यक्रम में शामिल मित्रगण तथा अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। मित्र टीकाराम साहू आजाद। नमस्कार मेरा सभी को। व्यंगधारा समूह की आज 180वीं ऑनलाइन व्यंग गोष्ठी की श्रृंखला में आज हरिशंकर परसाई जी का जो सप्ताह चल रहा है, विशेष रूप से व्यंगधारा समूह द्वारा, उसकी समाप्ति जो है आज व्यंग गोष्ठी के माध्यम से हुई, चर्चा के माध्यम से, जिसका विषय रखा था व्यक्ति और व्यंगकार हरिशंकर परसाई, कुछ अनछुए पहलू। और विशेष बात यह है कि 101वें जन्मदिन पर यह केंद्रित कार्यक्रम रहा, जिससे हम सभी सप्ताह भर समृद्ध उनकी रचनाओं से, उनके विचारों से। और विशेष बात यह है कि आज हमारे बीच वरिष्ठ व्यंगकार श्री अश्विनी कुमार दुबे जी, श्री रमेश सैनी जी और श्री सेवाराम त्रिपाठी जी तथा डॉक्टर रमेश तिवारी जी ने
परसाई जी के अनेक व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं की रचनात्मकता और उनके लेखन पर जो प्रकाश डाला, उससे हमारे सामने एक, हमने नहीं देखा परसाई जी को, हमने पढ़ा बस ऐसे लोग हैं, लेकिन उस युग को उन्होंने जीवंत कर दिया कि कैसे परसाई जी ने जीवन जिया और कैसे संघर्षों के बीच से उन्होंने लेखन किया और हमारे बीच जो आज एक आदर्श स्थापित किया, एक बहुत बड़ी बात है। तो एक युग जीवंत हो गया आज, और इससे कहीं ना कहीं हम बहुत समृद्ध हुए। आज की चर्चा विशेष 180 हो गई, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा आज हुई, मुझे लगता है कि पहले कभी नहीं हुई। जिस तरीके से एक युग जीवंत हो गया, और मैं बहुत आभारी हूँ श्री अश्विनी कुमार दुबे जी, श्री सैनी जी, श्री सेवाराम त्रिपाठी जी और डॉक्टर रमेश तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। उसी तरह कार्यक्रम का बहुत सुचारू ढंग से संचालन श्री अभिजीत कुमार दुबे जी ने किया, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। जिनके व्यंग आजकल छाए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई भी उनको। और हमारे संचालन सहभागिता डॉक्टर रमेश तिवारी जी का रहा। आज हमारे बीच काफी लोग जुड़े, जिनमें रेणु देवपुरा जी, मीना सिंह जी, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र उर्फ जी, डॉक्टर किशोर अग्रवाल, राजशेखर चौबे जी, परवेश जैन जी, सिल्विया जी, अरुण अर्नव खरे जी, कुमार सुरेश जी, भवरलाल जाट जी, और कुछ नाम छूट गए होंगे, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद जी। बीच में वीना मैम भी जुड़ी थी। परवेश जैन सर का तो आपने नाम ले लिया, एक नाम आपसे छूटा, कुमार सुरेश सर का। सिल्विया डिक्रूज मैडम आसनसोल से जुड़ी थी, और रेणु देवपुरा मैडम जुड़ी थी, और वीना सिंह मैम भी जुड़ी थी, उनका भी आभार। और टीकाराम जी का भी आभार। जी, टीकाराम का। तो मित्रों, आज की यह गोष्ठी विधिवत रूप से समाप्त की जाती है। आप सबों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार।